मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने फर्स्ट वीडियो कल बनाई थी कि विषय जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। तो पार्ट 2 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो देखो कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहले भौतिक कारक है, फिर उसके बाद आर्थिक कारक है, फिर इसके बाद है ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे भौतिक फैक्टर। तो भौतिक फैक्टर में आती है जल की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ द वाटर। तो जिस भी एरिया में हम वाटर की मौजूदगी होती है वहाँ मानव सेटल हो जाता है। जैसे हमने हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोस्टली स्टार्टिंग में जो मानव नदी के आसपास रहना उसने स्टार्ट किया था। जल जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अंत लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाट या विश्व के सबसे संघन बसे हुए क्षेत्र है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जितनी भी वैली है उनकी वैली के रिवर वैली है उनके आसपास लोग बहुत संघन बसे हुए, मतलब ज़्यादा मात्रा में बसे हुए हैं। सेकंड है फिजिकल फैक्टर का सेकंड पॉइंट है भू आकृति। तो लोग समतल मैदानों, मंद ढलानों पर बसने को वीरता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के लिए उत्पादक, सड़क निर्माण, उद्योगों में के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों, जबकि हम बात करते हैं पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है, यह रुकावट डालते हैं। तो वहाँ पे मानव भी नहीं रहना चाहता है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। ना तो वहाँ खेती बाड़ी हो सकती, ना इंडस्ट्रीज लग सकती। तो इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। यस, बिल्कुल सही है कि जो इंडिया का जो गंगा जो प्लेन है, जैसे मेन तो वैसे 3 नदियां हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। लेकिन अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा के आसपास बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा संघन जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रों में से एक है। जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है। तो नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर का जलवायु। तो ये भी एक फैक्टर है। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। अधिक वर्षा, विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए। यस, अगर हम बात करें जब से मानव इस धरती पर आया है तब से ही जहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है उस एरिया में मानव भी रह के खुश है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं है। अनेक सीजन आते हैं, वर्षा ऋतु है, गर्मी सर्दी है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है मृदाएं। तो उपजाऊ मृदाएं, जो उपजाऊ मिट्टी है कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसमें संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। गहन खेती की जाती है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? राजस्थान है, थार डेजर्ट है, हिमालय है, कश्मीर वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ही पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश है जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है। तो नेक्स्ट फैक्टर है आर्थिक इकोनॉमी फैक्टर। तो इसमें इकोनॉमी फैक्टर में फर्स्ट है मिनरल्स, खनिज। तो खनिज निक्षेप, जिस एरिया में खनिज पाए जाते हैं संयुक्त क्षेत्रों उद्योगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ वहाँ पे इजीली रॉ मेटेरियल अवेलेबल हो जाता है। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं, एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न करते हैं। अंत कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। यस, जिसके पास कोई भी डिप्लोमा होता है उसको हम कुशल मानते हैं, और अर्धकुशल जो 10वीं+2 पास है, मैट्रिकुलेशन, उसको हम अर्धकुशल मानते हैं, कर्मी मानते हैं। जनसंख्या को संघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसी का सेकंड आर्थिक कारण का सेकंड पॉइंट है नगरीकरण। तो नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं एवं परिवहन संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर
हम विराटनगर की बात करते हैं, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। गांव से लोग, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जाते हैं, क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे, काम धंधे रोजगार मिलता है, बेटर हेल्थ स्टेटस है, एजुकेशन है। आर्थिक फैक्टर का नेक्स्ट है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करती है, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन चालक, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे, ओसाका, अगर हम जापान की बात करें, कोबे, ओसाका प्रदेश अनेक उद्योग की उपस्थिति के कारण संघन बसा हुआ है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का जो मेन मैनचेस्टर हुआ अहमदाबाद है, ऐसे ही जापान का ओसाका है मैनचेस्टर, वहाँ पे मैनी इंडस्ट्रीज है। तो नेक्स्ट जो तीसरा फैक्टर है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है। कुछ स्थान जैसे हम मानते हैं धर्म से संबंधित होते हैं, धार्मिक या कल्चर सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक राजनीतिक अशांति होती है, आपस में धर्म के नाम पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता है, या वहाँ पे ऐसी पॉलिटिक्स होती है, तो उस एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते। जहाँ बहुत ही शांति प्रिय एनवायरनमेंट होता है, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? यस, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जनसंख्या वृद्धि, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में वे अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, यस, इकोनॉमी डेवलपमेंट या सोशल उत्थान या हिस्टोरिकल या कल्चरल पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो देखते हैं हम आगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, प्रवास। तो CBR होती क्रूड बर्थ रेट, अशोधित मृत्यु दर, को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, जैसे CBR है, CBR को हम किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, एक ईयर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, या जब भी जैसे इंडिया में एवरी 10 ईयर आफ्टर, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंट होती है, तो मल्टीप्लाई 100। तो मृत्यु दर भी ऐसे ही मेजरमेंट करते हैं हम। परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है, किसी जैसे अशोधित मृत्यु दर की हम बात करते हैं, तो किसी विशेष वर्ष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड थाउजेंड्स। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, तो जनांकीय हम इस लेसन के लास्ट में पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रवास, तीसरा। अभी हमने बर्थ रेट एंड डेथ रेट पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे प्रवास। तो जन्म मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है, इससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। आया होगा आपकी समझ में? नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वह जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम उसको उद्गम स्थान कहेंगे, जहां से वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जिस स्थान से आगमन करते हैं और जिस स्थान से लोग दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वह गंतव्य स्थान कहलाते हैं, जहाँ पे पहुँचते हैं। तो उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, वहाँ से चले जाते हैं, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच
इमिग्रेशन को ह्यूमन एंड रिसोर्स के बीच बेहतर बैलेंस करना होता है, प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है या सीजनल भी हो सकता है। यह गांव से गांव भी, कुछ लोग गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, कुछ लोग गांव से नगर में चले जाते हैं, कुछ छोटे नगर से बड़े नगर में चले जाते हैं, कुछ नगर से वापस गांव की तरफ आ जाते हैं। तो प्रवास स्थायी, अस्थायी, मौसमी भी हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? यस, ये भी सही है। अप्रवास क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। अप्रवासी, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसको अप्रवासी कहते हैं। कोई भी जगह जो जो प्रवासी के लिए नई है उसको हम अप्रवास कहेंगे। उत्प्रवास क्या होता है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको उत्प्रवासी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।